नमस्कार साथियों। हरियाणा के चुनाव नतीजे आ चुके हैं और आप सभी को अच्छी तरह से मालूम है कि कांग्रेस ने किस तरह से अपनी एक बेहद सुनिश्चित माने जाने वाली जीती हुई बाजी गंवा दी। अब कांग्रेस समीक्षा कर रही है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन और सब हरियाणा के नेताओं को बुलाकर उनकी क्लास ले रहे हैं। लग रहा है कि बहुत गंभीरता से समीक्षा होगी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं आज उन कारणों की चर्चा करने वाला हूं, उन सीटों की चर्चा करने वाला हूं, एक एक सीट की, जो कांग्रेस को हर हाल में जीतनी ही चाहिए थी। केवल सही प्रत्याशी ना चुनकर किसी बहुत कमजोर प्रत्याशी को टिकट देकर कांग्रेस ने वो सीटें गंवा दी। इनमें मैं उन सीटों को शामिल नहीं कर रहा हूं जिनमें ये कहा जाता है कि अरे वो इतने वोट उस निर्दलीय ने काट लिए, इतने वोट उस पार्टी ने काट लिए। वो एक अलग बात है। जिनके वोट जो भी और प्रत्याशी हैं, उनके वोट अगर वो खड़े ना होते तो कोई गारंटी नहीं है कि कांग्रेस को मिलते। मिल भी सकते थे, नहीं भी मिल सकते थे, बीजेपी की तरफ भी जा सकते थे। तो इसमें तो मैं सिर्फ जो सुनिश्चित जीते थी, जहां कांग्रेस के पास अच्छा प्रत्याशी था, उसका अच्छा समर्थन था, वो समर्थन साबित भी हुआ, उन सीटों की चर्चा कर रहा हूं। मैं शुरू से कहता रहा हूं कि कांग्रेस को 57 सीटें इसमें मिलने वाली थी, 57। लेकिन मैं ये भी कह रहा था कि यहां पर एक एंटी 57 गिरोह भी कहिए उसको, या ताकतें कहिए, जो किसी भी को तरह से ये नहीं चाहती थी कि कांग्रेस को बड़ा भारी बहुमत मिले। बड़ा भारी बहुमत मिलने का मतलब था कि फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा बिल्कुल बेकाबू हो जाते। तो उनकी ये मजबूरी भी थी और ये उनकी साजिश भी थी। बड़े लेवल पर ये प्रयास किए गए कांग्रेस को ज्यादा सीटें ना मिलें, बस किसी तरीके से सरकार बन जाए, ताकि 2-4-5 विधायक भी जो एंटी हुड्डा गिरोह के हैं, एंटी हुड्डा गुट के हैं, वो सरकार पर नकेल कस सकें। तो इसी चक्कर में कांग्रेस के तो सभी नेता मान के चल ही रहे थे कि हरियाणा में तो जबरदस्त आंधी है, 60, 65, 70, 80 ऐसे जीत के आने हैं। तो उन्होंने कोशिश की कि कम से कम भाई 20-25 सीटों पर तो पूरी ताकत लगाइए हरवाने की। कांग्रेस के नेताओं ने तय किया कि कम से कम 20-25 सीटों पर तो हरवाने की पूरी ताकत लगाई जाए, ताकि जीतना तो है ही नहीं, जीतना तो पक्का है, लेकिन सीटें कुछ तो कम हो। 20 पर ताकत लगाएंगे तो 20 नहीं हारेंगे, 5-7, 8 तो हारेंगे। ये इसमें खेल चल रहा था। इसमें बड़े नेता भी इसके शिकार हो गए या वो इसमें शामिल थे। वरना जब चुनाव चल रहा था तब राहुल गांधी अमेरिका घूम रहे थे, अंत तक सक्रिय नहीं हुए। बिल्कुल लास्ट का समय आया तो एकदम से शैलजा का महत्व बढ़ाने के लिए ये सक्रिय हो गए चुनाव में। ये भी एक बात है। बहरहाल हम बात करते हैं सीटों की, सीधी बात है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं अंबाला कैंट की। अंबाला कैंट में देखिए, चित्रा सरवारा ये टिकट मांग रही थी कांग्रेस का, लेकिन इनको टिकट नहीं दिया गया। अब चित्रा सरवारा 52,000 से ज्यादा वोट पाई हैं और दूसरे स्थान पर रही। कांग्रेस के परविंदर पाल परी तीसरे नंबर पर रही। अब सोचिए, जब चित्रा सरवारा निर्दलीय अगर 52,000 वोट पा सकती थी, तो और कांग्रेस का सिंबल इनके पास में होता, तो क्या ये सीट कोई उनसे छीन सकता था? कांग्रेस से छीन सकता था? चलिए, दूसरी सीट बहादुरगढ़। राजेश जून, कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेश जून टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने टिकट दिया राजेंद्र सिंह जून को, जो तीसरे नंबर पर रहे। और जीते कौन? वही राजेश जून, निर्दलीय जीत गए।
कांग्रेस जिनको अपना सिंबल नहीं देना चाहती थी, अपना प्रत्याशी नहीं बनाना चाहती थी, वो निर्दलीय लड़े और 73,000 से ज्यादा वोट मिले। उनकी जीत का मार्जिन भी 42,000 से ज्यादा रहा। तो 2 सीटें गई जो बिल्कुल सुनिश्चित थी। तीसरी सीट असंध सीट वो है जहां से राहुल गांधी ने अपना चुनाव हरियाणा में शुरू किया था। शमशेर सिंह गोगी को प्रत्याशी घोषित किया गया था, केवल 2300 वोटों से हारे। यहीं पर राहुल ने शैलजा को साथ लेकर चुनाव में एंट्री की थी। हुड्डा की निगाह में तो खटक गए, मन मार के प्रचार किया, केवल फॉर्मेलिटी की, और कुल मिला के किसी तरीके से ये सीट हराने को उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न मान लिया। एक सीट से उन्होंने सोचा कि क्या फर्क पड़ता है, हार जाए तो हार जाए, हमारे पक्ष में तो आंधी चल रही है। तो असंध सीट गई। बाढ़रा सीट, इसका तो बहुत ही मजेदार मामला है। मेरी जो जानकारी है कि यहां पर सोमवीर घसोड़ा को टिकट फाइनल किया गया। ऊपर के नेताओं को हुआ कि हाँ जी सोमवीर को, उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है सोमवीर सारे लोग कह रहे हो तो सोमवीर घसोड़ा को टिकट दे देते हैं। सोमवीर घसोड़ा को अब बार बार कौन बोले, तो सोमवीर घसोड़ा सोमवीर बोलते रहे, और सोमवीर करते करते हुआ कि चलो भाई सोमवीर को दे दो टिकट। अब सोमवीर घसोड़ा को तो टिकट देना नहीं था, तो कांग्रेस के बाकी नेताओं ने क्या किया, एक दूसरे सोमवीर को ले आए जो लोहारू सीट से हमेशा हारते रहे हैं। मैं जिनको लोहारू का हारू बोलता हूं, बंसीलाल के ये रिश्तेदार भी हैं, दामाद हैं शायद, उनको ले आए लोहारू। वो हमेशा लोहारू से लड़ते रहे 1996 से लेके लगातार, शुरू में पहली बार और 2005 में जीते। एक बार हरियाणा विकास पार्टी बंसीलाल की पार्टी से, और दूसरी बार 2005 में कांग्रेस से। उसके बाद से 2009, 2014, 2019 हमेशा हारते रहे। तो उस सोमवीर को भी टिकट देना था और लोहारू से उनकी हार तय थी। तो इस सोमवीर के बदले कि हाँ भाई सोमवीर को देना था टिकट, हाँ भाई दे दिया सोमवीर को, और ये सोमवीर सिंह को दे दिया टिकट। अब सोमवीर घसोला भड़क गए, वो निर्दलीय लड़े और 27,000 से ज्यादा वोट पाए। निर्दलीय 27,000, सोचिए। और लोहारू के हारू सोमवीर को तो हार नहीं था। हाँ, लेकिन एक फायदा हो गया, लोहारू के हारू को लोहारू से टिकट नहीं दिया तो लोहारू सीट जीत गई कांग्रेस, वरना वहां से लड़ते तो वो सीट हारना पक्की थी। चलिए थोड़ा रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। वल्लभगढ़, शारदा राठौर का टिकट काट दिया और एक अनजान सा नाम ढूंढा गया, कोई पराग शर्मा, जिन्हें ना कोई जानता था, ना पूरे चुनाव तक कोई पहचान जिनकी नहीं बन पाई। केवल 8,500 वोट मिले, चौथे स्थान पर रही। शारदा राठौर 44,000 से ज्यादा वोट पाकर दूसरे स्थान पर रही। कांग्रेस की जो पराग शर्मा थी, इनसे ज्यादा वोट तो एक निर्दलीय राव रामकुमार हैं, जिनको 23,000 वोट मिले। तीसरे स्थान पर ये निर्दलीय राव रामकुमार रहे। तो सोचिए, अगर शारदा राठौर को टिकट मिलता कांग्रेस को, तो यह सीट हर हालत में कांग्रेस को मिलने वाली थी। अब आइए भिवानी सीट दे दी सीपीएम को, और जिनका प्रचार करने के लिए कोई कांग्रेस का तैयार होता ही नहीं। कांग्रेस के लोग वैसे भी जब कोई किसी सहयोगी दल को टिकट दे देते हैं, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, तो वो फिर उस प्रत्याशी को, जो सहयोगी होता है, उसका समर्थन नहीं करते हैं। किसी निर्दलीय को दे देंगे, कुछ अलग अलग निर्दलीय में बढ़ जाएंगे, या बीजेपी को दे देंगे। सहयोगियों को बिल्कुल वोट ट्रांसफर कांग्रेस के नहीं होते हैं। तो अब कांग्रेस वाले प्रचार करने को थे ही नहीं। तो देखिए, फिर बड़ी संख्या में कांग्रेस के वोट यहाँ वहां बढ़ गए। आम आदमी पार्टी को, जिसको कहीं कोई भाव नहीं मिला हरियाणा में, यहाँ पर 17,500 वोट पा गए। एक और निर्दलीय कोई, वो 16,000 वोट ले गए। सीपीएम के ओम प्रकाश अच्छे खासे अंतर से 32,714 वोट से चुनाव हारे। भाई, आपने सीपीएम को टिकट दी, तो उसको जितवाने की जिम्मेदारी भी तो लीजिए। अपने कार्यकर्ताओं को घर पर बैठा देंगे। गठबंधन धर्म तो वही है कि उसी तरीके से लड़िए, वरना सीट हार जाएंगे तो लॉस हुआ आपका। और अब चलिए नरवाना सीट। इसमें कांग्रेस की विद्या रानी
कांग्रेस की विद्या रानी टिकट मांग रही थी। कांग्रेस को क्यों देना था? कांग्रेस तो पहचान कर रही थी ना कौन कौन जीत सकते हैं, कैसे हराया जाए, कैसे सीटें कम की जाएं। नहीं दी तो विद्या रानी चली गई इंडियन नेशनल लोकदल में। इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का गठबंधन लड़ी, बड़ी ताकत से लड़ी, 46,303 वोट ले गई। और कांग्रेस के सतवीर, जिनके पास कांग्रेस का सिंबल था, हाथ का पंजा था, ये सब होने के बाद भी उनको लगभग उतने ही वोट मिले। दोनों के वोट लगभग बराबर थे। विद्या रानी के वोट थे 46,303 और कांग्रेस के सतवीर के थे 47,975, लगभग 48,000, लगभग 1,500 वोट का अंतर पड़ा। तो यहां भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि विद्या रानी को अगर कांग्रेस ने टिकट दे दिया होता तो नरवाना सीट आज कांग्रेस के पास होती। एक और सीट का है मजेदार मामला, तिगांव से ललित नागर टिकट मांगते रह गए, लेकिन कांग्रेस ने टिकट दिया रोहित नागर को। रोहित नागर 21,656 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे और निर्दलीय उम्मीदवार, मतलब अब इनको तो हार नहीं था, तो जो कांग्रेस का जो पहले टिकट मांग रहे थे ललित नागर, वो निर्दलीय खड़े थे। तो उन निर्दलीय को हराने में कांग्रेस के रोहित नागर ने बड़ी भूमिका निभाई और ललित नागर को मिले कितने वोट? 57,000 वोट। आप सोचिए, कांग्रेस का सिंबल होता, कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी होते ललित नागर, तो तिगांव सीट कौन छीन सकता था इनसे? उचाना कला, दुष्यंत चौटाला की सीट, हाँ यही है शायद। अब ब्रजेंद्र सिंह को कांग्रेस का टिकट मिला। क्यों मिला? क्योंकि ये चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, सर छोटू राम उनके और ग्रैंडफादर, तो इतना बड़ा नाम तो कांग्रेसियों ने कुछ सोचा ही नहीं था, तो उन्हीं का हक बनता था। वीरेंद्र सिंह तो कुछ टिकट दूसरे लोगों का भी टिकट का फैसला करवाने की स्थिति में थे। अपने बेटे को क्यों नहीं दिलाएंगे, चाहे सीट हारे या जीते? तो हुआ क्या कि वीरेंद्र घघरियान निर्दलीय लड़ गए और कितने वोट ले गए? 31,500। निर्दलीय प्रत्याशी चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे के खिलाफ लड़कर 31,000 वोट ले गया और ब्रजेंद्र सिंह हार गए। कितने वोट से? 32, ओनली 32। यानी तो अगर थोड़ा सा बूथ मैनेजमेंट भी कर लेते तब भी जीत जाते। लेकिन बीरेंद्र सिंह को तो हुड्डा की लॉबी पसंद ही नहीं करती, दिक्कत हो जाती। गुड़गांव सीट की भी चर्चा कर लेते हैं, अब करना चाहिए या करना नहीं करना चाहिए। इस सीट पर कांग्रेस फाइट में ही नहीं रही। बीजेपी के बागी और पूर्व मेयर नवीन गोयल दूसरे नंबर पर रहे। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, चाहते तो कांग्रेस इनको खींच लेती। कांग्रेस ऐसा करती भी है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस दूसरे दल के प्रत्याशी तोड़ने में यकीन नहीं रखती, लेकिन वो भी नहीं किया। बहरहाल दूसरे नंबर पर रहे पूर्व मेयर नवीन गोयल। और लोकसभा चुनावों में जो बहुत दमदार प्रत्याशी उतारे गए थे बाहर से लाके राजबब्बर, जिनके लिए कैप्टन अजय यादव का टिकट काट दिया गया था अहिरवाल इलाके में, और लोकसभा चुनाव के समय मौका दे दिया था कि हाँ यादव वैसे भी अहिरवाल के सब भाजपा को वोट देते हैं और अब तो थोड़ा बहुत भी गुंजाइश नहीं बची, राजबब्बर को उतार दिया। वो राजबब्बर अब चुनाव प्रचार में कहीं नहीं दिखाई दिए। हालांकि खबर में एक आध जगह थोड़ा बहुत औपचारिकता के लिए गए। लोकसभा चुनाव की बात कर रहे थे कि अब तो मैं गुड़गांव का साथ नहीं छोड़ूंगा, मकान लेकर यहीं रहूंगा, गुड़गांव वासी बन जाऊंगा। और वो अपने गुड़गांव सिटी में भी अपने प्रत्याशी को नहीं जिता पाए, फाइट में नहीं रहा। हिसार सीट जीती कौन है? निर्दलीय सावित्री जिंदल, बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की माताजी, बहुत बड़ी उद्योगपति हैं। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, निर्दलीय लड़ गई। उनके बेटे ने भी अपनी मां का समर्थन किया। लेकिन ये पूरा परिवार पूर्व कांग्रेसी था। जब माताजी को टिकट नहीं दिया, किसी कांग्रेसी ने उनसे कोशिश नहीं की इनकी घर वापसी करा ली जाए, इनकी जीत तो तय है ही, एक सीट बढ़ जाती। कुछ नहीं, वो निर्दलीय जीती और फिर से बीजेपी के साथ है। कांग्रेस के रणनीतिकारों को सबकी कोई फिक्र थी ही नहीं।
एक और मजेदार मामला है कालका से गोपाल सुखो मांजरी का। गोपाल सुखो मांजरी को टिकट नहीं दिया, कोई भाव भी नहीं दिया। बोले यार ये तो वोट कटवा है, कोई नहीं पूछता है, वोट भी नहीं काट पाएंगे। वो निर्दलीय लड़े और 31,688 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस जीती तो कांग्रेस कालका से क्या, हाँ ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कालका से कांग्रेस के प्रदीप चौधरी, हाँ प्रदीप चौधरी 10,000 वोट से हारे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर निर्दलीय जो आपका प्रत्याशी आपकी पार्टी का टिकट मांग रहा था 31,700 लगभग 31,700 वोट पा रहा है। तो समझिए कि उसकी अपने अकेले की दम कितनी थी, किस प्रत्याशी को टिकट मिलना चाहिए था। पुंडरी सीट सतबीर भाना का टिकट काट दिया, सतबीर निर्दलीय लड़ गए। 40,608 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे और केवल 2200 वोट से हारे। कांग्रेस के दिग्गज नेता, बताया जा रहा था कि अरे ऐसा नेता तो कोई है नहीं, समझ लीजिए, सुल्तान जडोला मात्र 26,341 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। लेकिन जो निर्दलीय और कांग्रेस के बागी सतबीर थे, सतबीर भाना, उनको 2200 वोट से हरवाने में तो अपनी भूमिका निभा दी, अपनी ताकत दिखा दी भाई इन्होंने कि हम कितने दिग्गज हैं। अब बात करते हैं सोहाना की। सोहाना में भाई जावेद अहमद का दावा बनता था, पर दावा बनने से क्या होता है कांग्रेस में? कांग्रेस में तो अलग ही नियम कानून चलते हैं। तो जावेद अहमद को किनारे कर दिया, टिकट दिया रोहतास सिंह को। अब जावेद को भी राजनीति तो सबको करनी है भाई। जावेद निर्दलीय लड़ गए, 49,210 वोट लेने में कामयाब रहे, लगभग 50,000। और जावेद रोहतास भी अच्छे लड़े, लेकिन रोहतास से के वोट जावेद से 200 वोट ज्यादा थे, यानी वोट लगभग बराबर थे। एक पार्टी के सिंबल पर था, एक निर्दलीय था, बागी था, और वोट दोनों को बराबर मिलते हैं। अगर वो निर्दलीय और बागी अपने दम पर अगर इतने वोट ले जाता और पार्टी का सिंबल होता, पार्टी का थोड़ा सा भी सहयोग मिल जाता, फिर ये रोहतास चाहे निर्दलीय भी क्यों ना लड़ गए होते, तब भी उसकी जीत कोई रोक पाता। बहरहाल रोहतास 12,000 वोट से हार नहीं था। सोनीपत में कांग्रेस के मेयर, सोनीपत में मेयर कांग्रेस के हैं निखिल मदान, वो टिकट मांग रहे थे। कांग्रेस ने कहा अरे मेयर बने रहो या कुछ बने रहो, हम पूछने वाले नहीं हैं, हटाओ। टिकट काट दिया। तो वो कांग्रेस का मेयर रहते हुए बीजेपी में चले गए। बीजेपी तो ताक में बैठी थी कि हाँ भाई आ जाओ। अब कांग्रेस का मेयर बीजेपी का प्रत्याशी बन गया, चुनाव लड़ा, जीत गया। यानी अपना प्रत्याशी जो आपका कैंडिडेट था, आपका मेयर था, आपका टिकट मांग रहा था, आप देते, आसानी से जीत जाता। नहीं, इनको सुरेंद्र पवार में बहुत बड़ा नेता दिख रहा था कि नहीं भाई सोनीपत है तो बस सोनीपत का नेता कैसा हो, सुरेंद्र पवार जैसा हो जो अवैध खुदाई के मामले में जेल में बंद थे। तो इस तरीके से 16 सीटें हो गई। मैंने 15 का हिसाब लगाया था। ये गुड़गांव वाली सीट को शायद इसमें छोड़ भी दें कि जहां पर कांग्रेस फाइट में नहीं रही, लेकिन बाकी सारी सीटें वो हैं जहां पर कांग्रेस के पास में जीतने वाला प्रत्याशी था, कांग्रेस का प्रत्याशी जीत रहा था, और लेकिन कांग्रेस ने उसको टिकट नहीं दिया। वो दूसरी तरफ से दल से लड़ा और जीता, या निर्दलीय लड़ा तो जीता, या निर्दलीय लड़के कांग्रेस के प्रत्याशी से ज्यादा वोट ले गया, या कांग्रेस के प्रत्याशी के लगभग बराबर वोट ले गया, या थोड़े बहुत अंतर से कांग्रेस के प्रत्याशी के बाद में नंबर 3 पर रहा। वो सीटें हैं। इसलिए अगर कांग्रेस अगर ईवीएम की चर्चा करे, वो करेगी नहीं। कांग्रेस ईवीएम की चर्चा, अच्छा मैं एक बार कहता हूं कि कांग्रेस ईवीएम के पक्ष में है। लोगों को समझ में नहीं आता, बोले कांग्रेस तो अब इसके विपक्ष में है। भाई बयान देने से क्या होता है? कांग्रेस पक्ष में है, और क्यों है उसका कारण आप समझ लीजिए। ऐसे ही मौकों पर जब ये हार हो जाती है
तो फिर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठने लगता है। एक चुनाव हारेंगे, 2 चुनाव हारेंगे, 3, 4, 5 चुनाव हारेंगे तो सवाल उठने लगते हैं। उस समय पार्टी पर कब्जा बनाए रखने में ये ईवीएम मदद करती है। तो ईवीएम ने राहुल गांधी की मदद की है, वरना सवाल उठता कि राहुल गांधी इतना बढ़िया माहौल रहते हुए हरियाणा में आपकी पार्टी कैसे हार गई। तो राहुल गांधी का बचाव हो गया, राहुल गांधी का बचाव किया ईवीएम ने। जबकि ये 15-16 सीटों के आंकड़े साफ बता रहे हैं कि ईवीएम से गड़बड़ी हुई होगी, जो कुछ उसके बारे में। लेकिन वर्तमान माहौल में इन्हीं सबके रहते हुए भी कांग्रेस अच्छे खासे बहुमत से जीत रही थी। लेकिन कांग्रेसी नहीं चाहते थे कि यहाँ पर बड़ा भारी बहुमत मिले, तो सबने अपने अपने लेवल पर 2-2, 5-5 सीटें करके लगभग 20 सीटों पर कांग्रेस ने अपने ही प्रत्याशियों को हराने की कोशिश की, ताकि कांग्रेस की सरकार बने तो काम चलाऊ बहुमत से मिले और वो कंट्रोल में रहे। चलिए, धन्यवाद।